हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल लिटरेरी वर्ल्ड। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस नॉवेल की समरी जिसका नाम है क्राई द पीकॉक। तो कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कहानी की लेखिका के बारे में, जिनको हम अनीता देसाई के नाम से जानते हैं। अनीता देसाई जी का फुल नेम अनीता मजूमदार देसाई है। इनका जन्म हुआ था मसूरी में 24 जून 1937 में। क्राई द पीकॉक अनीता देसाई जी का पहला नॉवेल था जिसको उन्होंने पब्लिश करवाया था 1963 में। और सबसे बड़ी बात, अनीता देसाई ने इसमें वर्जीनिया वुल्फ की तरह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को पर्टिकुलरली नॉवेल के लेटर पार्ट में बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू राइटर अपने कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी और उनके मन में चलते हुए थॉट्स को स्टोरी के ज़रिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अनीता देसाई जी एक ऐसी राइटर हैं जो अपने शानदार वर्क्स के लिए 3 बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं और इनको 1978 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनके नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए। इनके अदर नोटेबल वर्क्स में से हैं इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, वॉइसेस इन द सिटी, एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, गेम्स एट ट्विलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं नॉवेल की समरी। इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है माया। माया एक बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल लड़की है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई रहती है और अपने आसपास पेड़ पौधे, फल फूल, जानवरों को बहुत ही पसंद करती है। माया की माँ की मौत बचपन में ही हो जाने के कारण माया को पालने पोसने और बड़ा करने वाले उसके पिता हैं जो कि एक प्रॉस्परस लॉयर भी हैं और माया को उसके पिता ने बहुत ही लाड प्यार और हर तरह की फैसिलिटी देते हुए बड़ा किया था। इसीलिए उसको लाइफ की हार्शनेस और डिफ़िकल्टीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इस सब के चलते माया की शादी होती है एक गौतम नाम के आदमी से, जो माया के पिता की तरह लॉयर तो है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि गौतम का नेचर माया के पिता जैसा नहीं है, बल्कि उनसे बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है। और इससे भी बड़ी बात ये कि गौतम और माया में भी कुछ सेम नहीं है। गौतम माया से ऑपोजिट एक रैशनल और एकदम प्रैक्टिकल इंसान है जो माया के इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने की आदतों को बचकाना कहता है और उनसे इरिटेट भी होता है। इसके साथ वो माया के इस व्यवहार के लिए उसके पिता द्वारा उसे दिए गए एक्सेसिव लाड प्यार को जिम्मेदार ठहराता है। इस तरह से उनके बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते हैं क्योंकि माया को लगता है कि गौतम उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे प्यार, केयर को नहीं समझता, क्योंकि गौतम एक प्रैक्टिकल इंसान होने के साथ साथ एक बिजी इंसान भी होता है और वो अपने काम को प्रेफरेंस देता है और माया को उतना समय नहीं दे पाता। इस तरह धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, माया खुद को एक सेक्लूडेड, एलाइनेटेड वर्ल्ड में फंसा महसूस करने लगती है। वह न्यूरोटिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से बुरी तरह से घिर जाती है। इस बीच एक रात उसको अपने घर के बाहर रात में पीकॉक के रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको उसके खुद के रोने की आवाज़ जैसी लगती है। धीरे धीरे माया का डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उसे अपना घर एक कब्र लगने लगता है और उसे अब अकेलेपन और अंधेरे से भी डर लगने लगता है। उसे दिन ब दिन ये लगता है कि उसकी मौत नज़दीक आती जा रही है। यहाँ तक कि उसे अपने ऊपर सांप, चूहा, छिपकली जैसे जानवर रेंगते महसूस होते हैं। माया के अंदर चलते हुए इन नेगेटिव विचारों का एक कारण एक एस्ट्रोलॉजर द्वारा माया की शादी से पहले की गई प्रोफेसी भी होती है, जिसमें एल्बाइनो नाम के एस्ट्रोलॉजर ने माया को ये बताया था कि उसकी शादी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाली है, क्योंकि शादी के 4 साल के अंदर अंदर उसके और उसके पति में से किसी एक की मृत्यु होना निश्चित है। यही बात माया को हर समय खाए जाती है, जिससे उसकी दिमागी हालत बद से बदतर होती जाती है और अंत में माया इन सब से बाहर आने के लिए एक दिन सोचती है कि अगर एस्ट्रोलॉजर एल्बाइनो के कहने अनुसार हम दोनों में से किसी एक को मरना ही है तो वो मैं क्यों, गौतम क्यों नहीं। इसके लिए माया गौतम को मारने की सोचने लगती है।
माया के अनुसार गौतम का मरना ठीक है, क्योंकि उस जैसे इंसान को वैसे भी अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। जिस इंसान को दुनिया की किसी चीज़ से मोह ही नहीं, वह तो पहले से ही मरा हुआ है, ऐसा माया सोचती है। और अब उसे मारने के प्लान से माया एक दिन छत पे बुलाती है। जब गौतम अपने ध्यान में होता है तो माया उसे बातों में लगाकर छत से धक्का दे देती है और छत से गिरते ही गौतम की मौत हो जाती है। इसके बाद माया अपने पिता के घर चली जाती है, लेकिन उसकी मानसिक हालत और बिगड़ जाती है और अब वह पूरी तरह से पागल हो जाती है। और इसी पागलपन में गौतम को मारने के गिल्ट से उसकी मानसिक हालत और बदतर हो जाती है और वह कहानी के अंत में सुसाइड कर लेती है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो इस तरह से इस कहानी में जो मेन थीम निकल कर आते हैं वो है एलाइनेशन, सेक्लूजन, इनकम्पैटिबिलिटी एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन मैरिटल लाइफ। कहानी के थीम के साथ मैं आपका ध्यान एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर दिलवाना चाहती हूँ, और वह ये है कि कहानी के लीडिंग कैरेक्टर्स यानी माया और गौतम के नाम उनके कैरेक्टर्स को एकदम बिल्कुल सोच करके डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माया से मतलब वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स, और माया कहानी का कैरेक्टर हमेशा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना पसंद करती है। और गौतम रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्धा को, जिसे मोह माया यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ, बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।